नमस्कार। आज हम MHD 13 के अंतर्गत हिंदी उपन्यास स्वरूप और विकास पर बातचीत करने वाले हैं और उसके विशेष हिस्से में उपन्यास में पात्रों का वर्गीकरण और उनकी भूमिका पर बातचीत होगी। आप जानते हैं कि उपन्यास एक महत्वपूर्ण विधा है। संस्कृत परंपरा से हमारे पास उपन्यास लेखन की एक परंपरा मिलती है भारतीय साहित्य में, लेकिन दुनिया भर के तमाम साहित्य में पहले से ही उपन्यास लेखन हो रहा है और हिंदी में गद्य काल आते आते उपन्यास एक महत्वपूर्ण विधा के तौर पर उभर कर आता है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास परंपरा में विशिष्ट स्थान प्राप्त है, लेकिन प्रेमचंद से उपन्यास शुरू नहीं होता, बल्कि प्रेमचंद की परंपरा के साथ जुड़कर उपन्यास एक नई दृष्टि पाता है, जिसे हम कहते हैं कि जो मनोरंजन और सुधारवादी भावना का एक विषय है, वह उपन्यास में यथार्थवाद के धरातल पर उभरता है। शुरुआत में हम लोग जब जाते हैं हिंदी उपन्यास की परंपरा में, तो देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता संतति, भूतनाथ से हमारे पास एक विचार आता है उपन्यास का, जो मनोरंजन परक अधिक है। इसी प्रकार गोपाल राम गहमरी हैं, उनके उपन्यास अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर, फांसी, इनकी चर्चा होती है। किशोरीलाल गोस्वामी के तिलक में शीश महल उपन्यास को आप जानते हैं। इसी प्रकार श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती सामाजिक उपन्यास है। परीक्षा गुरु एक उपदेशात्मक उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी और अयोध्या सिंह उपाध्याय का ठेठ हिंदी का ठाठ, और अनेक ऐसे उपन्यास इस बीच आए जिसमें कहीं पर पुनर्जन्म की चर्चा है, कहीं पर तिलस्म की चर्चा है, कहीं पर इसी तरह के विषयों को लेकर उठाया गया। इसलिए वहाँ पर उपन्यास आए, उनमें एक नए तरह के विषय को लिया गया और समस्याओं का समाधान या समस्या परक जो विषय हैं उनको अलग तरह से दिखाया गया। लेकिन जब हम प्रेमचंद को देखते हैं तो उनके यहाँ अलग तरह के उपन्यास आते हैं। हम जानते हैं कि प्रेमचंद ने उर्दू से लिखना शुरू किया था। जब उर्दू में उन्होंने लेखन किया तो वरदान, सोजे वतन उर्दू में प्रकाशित हुए और उनके सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो अपूर्ण उपन्यास है, वे सब प्रकाशित हुए। लेकिन इनमें एक ऐसा भाव है जो स्वाधीनता भाव है, जिसमें कृषक जीवन है और आम जीवन की समस्याएं उनकी रचना के केंद्र में हैं। लेकिन उनकी परंपरा, प्रेमचंद की परंपरा को आज भी हम अपने बीच पाते हैं और अक्सर यह चर्चा होती है कि प्रेमचंद के बाद या प्रेमचंद की परंपरा का कौन लेखक है। लेकिन प्रेमचंद के समानांतर या उनके बाद में उपन्यासों पर एक लंबी लेखन परंपरा हमारे पास है। जैसे कि हम जानते हैं कि जैनेन्द्र हैं, अज्ञेय हैं, डॉक्टर देवराज हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, लक्ष्मीनारायण लाल हैं, वृंदालाल वर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, उपेंद्रनाथ अस्क हैं, अमृतलाल नागर हैं, विष्णु प्रभाकर, नरेश मेहता, तमाम लेखकों के नाम उनके बाद और उनके आसपास की परंपरा में लिए जाते हैं। लेकिन इन्होंने प्रेमचंद को उसी रूप में अपनाया या प्रेमचंद परंपरा को आगे बढ़ाया, ये नहीं कहा जाता। हम तुरंत में देखते हैं जैनेन्द्र एक अलग परंपरा से आते हैं। जाहिर है जब वो अलग परंपरा में आ रहे हैं तो उनके पात्र, उनके जनजीवन से जुड़े हुए विषय अलग हैं। अज्ञेय के बारे में तो ये तक कहा गया कि क्या आप गोदान लिख सकते हैं जैसा कि प्रेमचंद ने लिखा था। निश्चित तौर पर उन पात्रों, उन जनजीवन, उन भाषा की बातचीत हो रही थी जो प्रेमचंद की भाषा से अज्ञेय को अलग दिखाती थी। अज्ञेय अलग तरह की भावभूमि पर रचनाएं कर रहे थे। हम इस परंपरा में वृंदालाल वर्मा को देख सकते हैं, जिनके विषय ऐतिहासिक उपन्यासों से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर वे सारे ऐतिहासिक पात्र हैं जो हमें भारत की संस्कृति, परंपरा और उसके विषय से जोड़ते हैं। और जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को देखते हैं तो वहाँ भी एक अलग तरह की भाषा आती है। आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा की भाषा या भगवती चरण वर्मा की परंपरा की भाषा, अमृतलाल नागर की परंपरा की भाषा अलग तरह से मिलेगी। इसीलिए जब उनके पात्र आते हैं तो वे भी भिन्न हैं। अज्ञेय को हम जानते हैं, उन्होंने और जैनेन्द्र ने मन की उलझनों और शंकाओं को निरूपण करने वाले विषयों को उठाया। निश्चित तौर पर जब विषय ऐसे होंगे तो पात्र भिन्न रूप में हमारे सामने आएंगे। इसी प्रकार जैनेन्द्र आधुनिक समाज में नारी की स्थिति को बदलना चाहते हैं, एक नई तरह की नारी लाना चाहते हैं और उस स्थिति में हम मनोवैज्ञानिक हिस्से में जैनेन्द्र को पाते हैं। अज्ञेय के शेखर एक जीवनी के पात्र, जैसे शेखर जैसा एक अमर पात्र उन्होंने सृष्टि की और एक क्रांतिकारी युवक शेखर जो असामान्य रूप में प्रतिभाशाली है और साधारण व्यक्तित्व का नहीं है,
वह शेखर एक जीवनी का नायक है। इसी प्रकार जब हम फणीश्वरनाथ रेणु को देखते हैं तो उनका मेला आंचल उपन्यास में नायक एक अलग तरह से आता है, जिसमें लोक है नायक, व्यक्ति के स्थान पर वहाँ पर आम जनजीवन को नायकत्व की भूमिका मिलती है। इसलिए जब हम प्रगतिवादी काव्यधारा में यशपाल को देखते हैं, उनकी दादा कामरेड, दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, और बाद में राहुल साकृत्यायन, नागार्जुन, अमृत राय, फणीश्वरनाथ रेणु, राही मासूम रजा, रामधरश मिश्र, शैलेश मटियानी, विवेकी राय आदि अनेक लोगों की प्रगतिवादी चिंतनशील भाषा और उसी तरह के चरित्रों को हम देखते हैं। स्वातंत्रोत्तर जो हिंदी उपन्यास है उसमें बहुत बदलाव आता है। किस रूप में? जब आंचलिक उपन्यास हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए आंचलिकता, क्षेत्रीयता, स्थानीयता, सामान्य जनजीवन को अभिव्यक्त करने वाली जो उपन्यासों की श्रृंखला है उसमें अनेक नए पात्र हमारे सामने आते हैं। हम निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, श्रीलाल शुक्ल, राजकमल चौधरी, मोहन राकेश, ममता कालिया, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी, शिव प्रसाद सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, गिरिराज किशोर, असगर वजाहत, गंगा प्रसाद बिमल, अलका सरावगी, विनोद कुमार शुक्ल, अब्दुल बिस्मिल्लाह, चित्रा मुदगल, चंद्रकांता, अमरकांत के अनेक प्रभावित करने वाले चरित्रों से रूबरू होते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ऐसे पात्र हमारे बीच सृजित किए, ऐसे पात्र वह हमारे पास लाए जिसको हम भिन्न रूप में देखते हैं। हाल में प्रकाशित गंगा प्रसाद बिमल का उपन्यास इस रूप में विशिष्ट है। उन्होंने अपने एक ऐसे मिथकीय चरित्र को हमारे बीच प्रस्तुत किया जिसमें मानुषखोर एक व्यक्तित्व है, एक प्रतीक है, एक व्यक्ति है, और उस माध्यम से हम परंपरा से, आधुनिकता से, तमाम सवालों से दो चार होते हैं। राही मासूम रजा के उपन्यासों को हम देखते हैं तो उनके उपन्यासों के पात्र जीवन जगत से जुड़े हुए हैं। वे ऐसे पात्र हैं जो हमारे अगल बगल, अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों में और रोज़ मिलने वाले व्यक्तियों में मिलते हैं। जैसे टोपी शुक्ला उनका एक पात्र है, केपी सिंह एक पात्र है, सकीना या आधा गांव की मेहरुन्निसा एक पात्र है, इसी तरह से आधा गांव का थानेदार हरनारायण है। ये तमाम ऐसे पात्र हैं जिनको हम अपने जीवन जगत में, अपने समय में आसपास देखते हैं। इस तरह से उपन्यास में जो प्रमुख पात्र हैं वो तो भूमिका में आते ही हैं, लेकिन गौण पात्र भी होते हैं जो अपनी भूमिका में विशिष्ट होने के कारण हमें प्रभावित करते हैं। चित्रा मुदगल का आवा उपन्यास जब आया और बाद में उनको समकालीन उपन्यासकारों में विशिष्ट स्थान उससे मिलता है। इसी प्रकार मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास जब आते हैं और स्त्री लेखन की परंपरा में बहुत नई लेखिकाएं और अनेक महत्वपूर्ण रचनाकार हमारे बीच इस बीच आती हैं, तो उन सब के लेखन से चरित्र, और इसी प्रकार जो दलित लेखन आया उसमें भी अनेक रचनाकारों के माध्यम से नए चरित्र हमारे सामने आते हैं। इस रचना परंपरा के हिस्से को अगर हम देखते हैं तो उपन्यास को हम एक ऐसी रचना के तौर पर समझते हैं या पाते हैं जो सर्वांगीण हिस्से को घेरता है, इसलिए उसमें उपन्यास को महाकाव्यात्मकतापूर्ण रचना भी कहा गया। महाकाव्य से भी तात्पर्य यही था कि रचना में जीवन जगत की तमाम घटनाओं को, दृश्यों को, परिस्थितियों को, स्थितियों को चित्रित किया गया। तो ये महाकाव्यात्मकता उपन्यास को एक महत्वपूर्ण आधार देती है, लेकिन जो मनुष्य जीवन है उसमें जितने तरह के पात्र दिख रहे हैं वे सब धीरे धीरे हमारे बीच आते हैं। इसलिए उपन्यास में कथा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण पात्र आते हैं, कई गौण पात्र आते हैं। चरित्र विशिष्टता की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अनेक वर्गगत और व्यक्तित्व प्रधान चरित्र हमारे सामने आते हैं। चारित्रिक विकास की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अनेक गतिशील और अनेक स्थिर चरित्र हमारे सामने आते हैं। शिक्षा के आधार पर देखते हैं तो कई अनपढ़, पढ़े लिखे, कई व्यावसायिक रूप में दक्ष चरित्र हमारे सामने आते हैं। तो इन सब चरित्रों को अगर हम विभाजन के हिस्से में देखें, क्योंकि किसी भी रचना को समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर हम पात्रों को समझें तो वे अलग अलग जो भावभूमि से, पृष्ठभूमि से, मनोभूमि से हमारे बीच आते हैं, उन सब में हम अलग अलग तरह के पात्र देखते हैं। जिनको हम प्रधान और गौण पात्र कह रहे हैं या सामान्य पात्र कह रहे हैं, वे सब पात्र उपन्यास के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि हमारे लिए नायकत्व की अवधारणा वाले पात्र हैं। क्योंकि कोई भी कथा उसकी उपकथाओं से, उसकी विशिष्ट जो शैली है उससे प्रभावित होकर गढ़े गए पात्रों से बनती है। इसलिए चाहे हम स्त्री पात्र की बात कहें या पुरुष पात्र की बात कहें या हम नए जो उभयलिंगी पात्रों की बात करें, वे सारे पात्र हमें उसी रूप में प्रभावित करते हैं। आज हम संप्रदाय के हिस्से में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य जो जातीय धार्मिक पहचान वाले चरित्रों की बात अगर हम करते हैं
इसी प्रकार वर्ग पर अगर हम केंद्रित पात्रों की बात करें, कोई व्यक्तित्व प्रधान है या वर्ग विशेष को प्रभावित करने वाला पात्र है या शहरी, ग्रामीण, देसी, विदेशी पात्र हैं, वे सब हमारे लिए उपन्यास में अनिवार्य होते हैं, क्योंकि उसकी कथा की मांग है कि वे सब पात्र हमें उस भूमिका में दिखाई दें जिस भूमिका में कथा बुनी गई है। इसलिए चारित्रिक परिवर्तनशीलता में जो स्थिरता है या गतिशीलता है वो पात्र को जीवंत बनाती है या उसकी भूमिका को निश्चित करती है। व्यवसाय के हिसाब से अगर हम देखते हैं, जैसे कृषक, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सेवक हैं, या उम्र के आधार पर अगर हम देखते हैं युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, ये सब तरह के पात्र उपन्यासों में आते हैं और वो अपनी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए जो सद असद चरित्र वाले व्यक्ति हैं, गुणों के आधार पर या पारिवारिक संबंधों के आधार पर भी अगर हम कहते हैं तो माता है, पिता है, पुत्र है, पत्नी है, भाई है, बहन है, या तमाम तरह के जो जीवन जगत से जुड़े हुए रिश्ते हैं, वे सब उपन्यास को एक तरीके से बड़ी रचना के साथ प्रस्तुत करते हैं और उसकी महाकाव्यात्मकता में चार चांद लगाते हैं। तो पात्रों के संबंध में बात करते हुए ये हम जरूर कहेंगे कि ये सारे पात्र जो अलग अलग उपन्यासों में आए, जो आज भी हमको याद रहते हैं या प्रभावित करते हैं, उनमें अनेक पात्र हैं। जैसे गोदान एक महत्वपूर्ण रचना है। गोदान के माध्यम से प्रेमचंद ने एक ऐसे नायक होरी को हमारे सामने प्रस्तुत किया और धनिया जो उसकी पत्नी है वह भारत की विशेष संस्कृति को सजीव कर देते हैं, ग्रामीण संस्कृति को। होरी को जब हम देखते हैं तो लगता है कि एक गरीब, एक मजदूर स्थिति का व्यक्ति भी उपन्यास का हीरो हो सकता है, नायक हो सकता है। और ये जो ग्राम्य जीवन है और जो कृषि संस्कृति है और उसकी महाकाव्यात्मकता होरी के चरित्र की जो विशिष्टता है उससे अभिव्यक्त होती है। इसलिए जो समाज है, जो परिवेश है, वो व्यक्ति के माध्यम से हमारे सामने उभर कर आता है। धनिया को भी हम देखते हैं कि वो एक मुखिया जो परिवार का है, उसकी पत्नी है, और तमाम पारिवारिक और तमाम ग्रामीण समाज के जितने भी प्रश्न हैं उसके माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इसीलिए चाहे होरी का भाई धनिया हो या गोबर की पत्नी हो या बेटियां हों या समाज के अन्य लोग हैं, उन सब से वह अपने चरित्रगत विशेषता के साथ उभर कर सामने आती है। हम देखते हैं गुनाहों का देवता एक बहुत चर्चित उपन्यास रहा धर्मवीर भारती का। एक दौर में वो सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला उपन्यास था। आज भी उसके सैकड़ों संस्करण आ चुके हैं और ये उपन्यास इतना चर्चित हुआ कि गुनाहों का देवता के भूमिका में युवकों ने प्रेम की जो अव्यक्त अलौकिक आकांक्षा है उसको चित्रित करना शुरू किया अपने जीवन में। इसलिए 100 से ज़्यादा संस्करण छपने के बाद भी वह उपन्यास आज अपने कई दशकों बाद उतना ही लोकप्रिय है। इसीलिए जब धर्मवीर भारती ने कहा कि मेरे लिए इस उपन्यास का लिखना वैसा ही रहा जैसा पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था से प्रार्थना करना, और इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं प्रार्थना ही दोहरा रहा हूँ। इसका मतलब है लेखकीय आस्था रचना कर्म करते समय कितनी प्रबल होती है कि वह किसी व्यक्तित्व को, किसी चरित्र को हमारे सामने उकेर कर नए रूप में प्रस्तुत कर देती है। ये जो उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं ये हमें जीवन जगत से किस रूप में जोड़ते हैं, इसका चित्रण अनेक अन्य उपन्यासों में भी हुआ है। आप मैलांचल को जानते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है। रेणु ने कहा कि ये जो उपन्यास है इसमें फूल भी हैं और शूल भी हैं, इसमें धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। इसमें गरीबी, रोग, भुखमरी, जहालत, धर्म की आड़ में हो रहा व्यभिचार, शोषण, बाह्याडंबर, अंधविश्वास आदि सब का चित्रण है। ये जो रचना है इस तरह की मैला आंचल, विशेष तौर पर जब आंचलिक रचना कही गई तो ये देखा गया कि एक अंचल विशेष में किस तरह के चरित्र हमारे बीच में उभर कर आते हैं। इसलिए जो नाटकीयता है उपन्यास की, जो कि सागो शैली है इस उपन्यास की, वो हमें उनके पात्रों से जोड़ती है। आप इसी क्रम में एक और उपन्यास की चर्चा समझें, राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल ने ये रचना एक व्यंग्य उपन्यास के तौर पर लिखी जिसे 1970 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। राग दरबारी को श्रीलाल शुक्ल ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के जो ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता है उससे संदर्भ में लिखा और एक तरह से उस मूल्यहीनता को वो परत फैला देते हैं, उगाड़ देते हैं। इसका जो कथा केंद्र है वो शिवपालगंज है। शिवपालगंज एक ऐसी जगह है जहाँ के पात्र हमको बार बार प्रेरित करते हैं उस उपन्यास से जुड़ने में। उसमें कॉलेज प्रबंध समिति के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सूत्रधार वैद्य जी हैं,
या उसमें जो शनिचर पात्र है या जो उसमें अन्य पात्र हैं वो हमें बार बार उस जीवन जगत के प्रति आकर्षित करते हैं, ले जाते हैं, जहां हम भारतीय ग्रामीण जीवन के साथ आ रहे बदलावों को भी देखते हैं और लोकतंत्र के नाम पर हो रही ठगी को भी देखते हैं और एक ऐसे समाज के बीच हम पहुंच जाते हैं जो भारतीय समाज को भिन्न रूप में प्रदर्शित कर रहा होता है। यद्यपि यह भिन्न रूप भी नहीं है क्योंकि हम उस समाज के बीच में हैं, बावजूद उसके हमको लगता है कि एक सत्य को किस रूप में उपन्यास की शक्ल में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सब उसमें दिखता है। शेखर एक जीवनी एक चर्चित उपन्यास रहा अज्ञेय का। जब हम शेखर और शशि के संबंधों की बात करते हैं तो शेखर और शशि के संबंधों पर जब यह उपन्यास प्रकाशित हुआ, हमारे समाज में एक चर्चा और एक बहस चल जाती है। शेखर शशि से जब ये कहता है कि तुम्हें मैं बहन कहता आया हूँ, लेकिन तुम बहन जितनी पास होती है उतनी पास नहीं हो और जितनी दूर होती है उतनी दूर भी नहीं हो। ये जो भारतीय उपन्यास परंपरा है उसमें शेखर के व्यक्तित्व को बताने के लिए ये अभिव्यक्ति पर्याप्त है। इसी प्रकार हम देखते हैं जो शेखर एक जीवनी बात के उपन्यास हैं अज्ञेय के, उनमें नदी के द्वीप हैं जिसमें तीनों पात्र भुवन, रेखा और गौरा ये हमें प्रभावित करते हैं और जो इसके गौण पात्र हैं हेमेंद्र और रमेश, इसमें भी हमें अनेक तरह की जो अभिव्यक्तियां हैं चरित्रों की उस समय की दिखाई देती है। जब अज्ञेय का उपन्यास आया, अपने अपने अजनबी सेल्मा और उसके जो पात्र हैं उन्होंने जीवन जगत को जिस तरह से प्रस्तुत किया तो एक अलग तरह का चरित्र हमारे सामने आता है। पिछले दशकों में अगर किन्हीं बड़े उपन्यासों ने लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखी तो उनमें ये कई महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, लेकिन कमलेश्वर की रचना कितने पाकिस्तान जैसे ही इस सदी में आया तो प्रयोगवादी उपन्यास के तौर पर इसकी एक बड़ी चर्चा चलती है। आप देखते हैं कि अदीब नाम का एक पात्र है जो हमें इतिहास से जोड़ता है, जो मिथक से जोड़ता है, जो जीवन जगत से लेकर आज की ऐतिहासिक पतन गाथा तक हमको पहुंचाता है और दिखाता है कि कैसे समाज में स्थितियां बदली हैं। इसलिए जो परंपरागत उपन्यासों की शैली थी उनमें नए प्रयोग आए। इसी क्रम में हम आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास वैशाली की नगरवधू को देखते हैं जिसमें आम्रपाली की मार्मिक कहानी है। वो चरित्र हमें आज तक छूता है। राजेंद्र यादव का उपन्यास सारा आकाश अगर आपको याद हो, या इलाचंद जोशी का जहाज का पंछी, युवा चरित्रों को, युवा जगत को प्रभावित करने वाले ये चरित्र हमें आज तक याद रहते हैं। इसलिए जो हिंदी उपन्यासों की एक लंबी परंपरा है उसको हम 100 वर्ष से आगे जाते हुए जब देखते हैं तो उसमें विकास के नए सोपान मिलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल एक बड़े लेखक हैं जिनका नौकर का कमीज उपन्यास बहुत प्रसिद्ध रहा। संतू बाबू नाम का जो सरकारी बाबू है वह किस तरह है, उसके चरित्र में उन बाबू चरित्रों को हम अलग भूमिका में देखते हैं जो कम वेतन पर गुजारा करना चाहते हैं, उन्हें बचत का ज्ञान ठीक से नहीं है, लेकिन वो अपने चरित्र को एक भिन्न भूमिका में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए उपन्यासों की चर्चा अगर करते समय हम उनके इस कथन को सुने जो कहते हैं कि मेरा वतन एक कटघरा था जिसे तोड़ना मेरे बस में नहीं था, वह कटघरा मुझ में कमीज की तरह फिट था और मैं अपनी पूरी ताकत से कमज़ोर होने की हद तक अपना वेतन पा रहा था। इस कटघरे में मैं सिनेमा देखता था या स्वप्न। तो एक तरह से जीवन जगत को उकेरने वाले ये संवाद, ये विषय हमें नए भावभूमि की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह जैसे प्रदीप सौरभ का एक उपन्यास आया तीसरी ताली, तो पहली बार ये लगा कि एक उपेक्षित चरित्र का हिस्सा हमारे सामने है, विशेषकर हम जिसे तीसरा लिंग या उभयलिंगी कहते हैं। ऐसे चरित्रों पर, उपन्यासों पर एक नई व्यवस्था हमारे समाज में उभर रही थी और राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी एक ऐसे वर्ग को देखा जा रहा था जिसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। आज हम देखते हैं किन्नर समाज या जिसे हिजड़ा समाज कहते हैं, उनमें एक नई तरह की प्रवृत्ति आई और उन्होंने अपनी भूमिका को मुख्य रूप में निभाना प्रारंभ किया। तो राजनीतिक क्षेत्र से सामाजिक क्षेत्र के दबाव हम समझ सकते हैं कि लेखक तक पहुंचते हैं और इस परंपरा में अनेक लेखकों ने, अनेक रचनाकारों ने आजकल जो तीसरा लिंग या उभयलिंगी समाज है उसको भी अपने रचना का विषय बनाया है। इसलिए जब तीसरी ताली प्रकाशित हुआ तो उसमें कथानक और पात्र सृष्टि की दृष्टि से ऐसे क्रांतिकारी रचना समझा गया या कहा गया। इसलिए हम जब हिंदी उपन्यास की इस परंपरा की तरफ चलते हैं तो उपन्यास परंपरा में हमें अनेक पात्र प्रभावित करते हैं और एक तरह से
इस दौर में जो नई रचनाएं आई उसमें चाहे दलित लेखन की परंपरा के उपन्यास हैं, चाहे स्त्री लेखन की परंपरा के उपन्यास हैं, चाहे आदिवासी जीवन जगत से जुड़े हुए उपन्यास हैं, या हम अलग अलग क्षेत्रों के हिस्से से देखते हैं जो उपन्यास आ रहे हैं, वे अपने प्रधान चरित्रों के माध्यम से, गौण चरित्रों के माध्यम से हमें प्रभावित करते हैं। और जो चारित्रिक विकास ऐसे रचनाओं में दिख रहा है रचनाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ, वे सब सर्वांगीण चित्र को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हैं। इसीलिए हम अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विषयों को उठाने वाले रचनाकारों से प्रभावित होते हैं। एक दौर में शिवानी के उपन्यास जब धारावाहिक तौर पर धर्मयुग में प्रकाशित हो रहे थे तो उनके पात्रों को कभी कोलकाता के समाज से, कभी कुमाऊं के समाज से, और कभी ग्रामीण जीवन जगत से जुड़ा हुआ, और कभी एकदम अभिजात्य पात्रों के संदर्भ में हम लोग देख पाते हैं। शैलेश मटियानी के उपन्यास जब प्रकाशित हुए तो उनके पात्रों को हम आम जनजीवन से जुड़ा हुआ देखते हैं, और वे ऐसे पात्र हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि समय समाज के साथ कैसे परिस्थितियां बदलने से नए तरह के पात्र और नए तरह के चरित्रों की सृष्टि रचना माध्यमों में भी आने लगती है। इसलिए हिंदी उपन्यासों में जो चारित्रिक वैशिष्ट की रचनाएं हैं या चरित्र प्रधानता है उपन्यासों में, वह अलग तरह से आने लगी। हमने देखा कि एक दौर में कविता, कहानी या नाटक में जो प्रधान चरित्र होते थे वे राजा होते थे या उनके समाज से जुड़े हुए लोग होते थे, और जो आम आदमी है उसकी भूमिका उसमें जयकारा लगाने वाले, नारे लगाने वाले, या उनके साथ युद्ध में खेत हो जाने वाले, या दरबार में उनके लिए झुके रहने वाले चरित्रों की थी। और समय के बदलने के साथ, लोकतांत्रिक समाज आने के साथ, महाकाव्यात्मक जो चरित्र थे, जो महत्वपूर्ण चरित्र थे, वे सारे चरित्र, वे सारे आख्यान परक चरित्र अचानक हमारे लिए अपने बीच के चरित्र हो गए। इसीलिए जो गोदान का होरी है हमारे लिए हीरो बन जाता है। तो जो होरी का हीरो बनना है, ऐसे चरित्रों का जो सृजन है उसमें लिंग का, जाति का, धर्म का, वर्ग का, संप्रदाय का या व्यवसाय का या उसके पढ़े लिखे होने का प्रभाव ना होकर इस तरह का प्रभाव होता है कि वह अपने चरित्र को ठीक से निभा सके, अपने चरित्र की उपस्थिति उस रूप में कर सके जैसे कि उपन्यासकार ने कथानक की सृष्टि की है। इसलिए हम जो विभिन्न प्रकार के उपन्यासों को देखते हैं रचनाधर्मिता के संदर्भ से, इन विषयों में हमें अलग अलग तरह के चारित्रिक विकास दिखाई दिए हैं। हमारा जो आज का उपन्यास है वह ऐसे चरित्रों से लैस है जो चरित्र केवल चरित्र की भूमिका में नहीं है, बल्कि उन चरित्रों में हम कई बार ये देखते हैं कि आज का जो नायक है वह सुपर हीरो नहीं है। सुपर हीरो नहीं है इसका मतलब है कि हम समाज में ऐसे चरित्रों को घटित होते हुए देख रहे हैं जो घटित हो रहे हैं हमारे बीच में, कैसे, जैसा समाज है, क्योंकि बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों का जो प्रतिफलन है वह हमें दिख रहा है समाज में। वो चरित्र जो कभी हीरो हुआ करते थे हमारे जीवन के, वह अब हीरो नहीं है। इसलिए ये जो काव्यात्मक गाथा से जो गद्यात्मक गाथा तक आने का समाज का परिवर्तन है वो हमें आज के उपन्यासों में दिखाई देता है। इसलिए जो अपसंस्कृति जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम मूल्यहीनता कह रहे हैं, उसके दबाव में सामाजिक चरित्रों का जो गठन है वह भी भिन्न रूप में हो रहा है। इसलिए हम मीडिया में या टेलीविज़न में या आज के नए माध्यमों में ऐसे चरित्रों पर आधारित रचनाओं को प्रसारित होता हुआ भी देखते हैं। तो पात्रों के संबंध में आज जो ये चर्चा हमारी है यह पूर्णता की ओर है, और मैं ये समझता हूँ कि इस शीर्षक में आपने जो पाठ्यक्रम पढ़ा होगा उसमें अनेक उपन्यास कथाओं को आप पढ़ रहे होंगे, और जो पात्रों के वर्गीकरण में और उनकी भूमिका पर जो संक्षिप्त चर्चा आज की कक्षा में हुई है उससे आपके समक्ष कुछ नए प्रश्न उभरेंगे, और उसके बाद आप अन्य उपन्यासों को भी पढ़ेंगे और उन उपन्यासों के चरित्रों को, उनकी भूमिकाओं को भी समझेंगे, ताकि हम जो विश्लेषण जब करते हैं, शोध करते हैं आगे के हिस्से में, तो हम उपन्यास के पात्रों के वर्गीकरण के हिस्से से और उनकी भूमिका से भी समझ पाएंगे इस विषय को। तो हिंदी उपन्यास स्वरूप और विकास का ये आज का हमारा पाठ्यक्रम अब संपन्न होता है। धन्यवाद।